नमस्कार। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चार्टर एक्ट्स ऑफ 1833 के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे 1833 का जो एक्ट होता है वो कंपनी को की जो भी मोनोपोली बची हुई थी टी और चाइना के साथ उसको भी ख़त्म करती है और किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अब प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो जाती है। ठीक, अब 1833 के बाद क्या होता है कि 1833 के में कंपनी को अगले 20 साल और ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इंडियन टेरिटरी लीज पर दी जाती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी तुम अगले 20 साल तक और रूल करोगे जब तक कि दूसरा एक्ट हम लेकर के नहीं आते हैं। तो एक तरीके से 20 साल का लीज पे इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा गया था एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। अब क्या होता है कि 1833 के बाद से कुछ चेंजेस शुरू होते हैं। वो चेंजेस जो होते हैं वो रीजन बनते हैं 1853 के एक्ट में जो चेंजेस आते हैं। तो पहला कारण क्या रहता है कि 1833 के बाद सबसे पहली जो डिमांड ये उठती है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पिट्स इंडिया एक्ट में बना था, हमने पढ़ा है इसको एबॉलिश किया जाए। इसको एबॉलिश कैसे किया जाए कि पहला तो ये एक डबल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, डबल इंजन की सरकार, डबल गवर्नमेंट, ये क्या कर रही है कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो भी हैं इंडिया में, ये जो डबल गवर्नमेंट है ये उसमें अनड्यू टाइम टेकिंग प्रोसीजर वो हो जा रहा है। जैसे कि हम लोग पढ़ते रहते हैं कि मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जितनी कम रहती है गवर्नेंस उतना ही ज्यादा होता है। यहां पे क्या हो गया कि ये भी एक तरीके से गवर्निंग बॉडी बन गई है, ये भी एक तरीके से गवर्निंग बॉडी बन जा रही है। तो इससे बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो भी हो रहे हैं इंडिया के अंदर वो एक डिले प्रोसेस हो जा रहा है, बहुत कागजी काम हो जा रहे हैं। तो ये डिमांड होने लगती है कि पहली बात तो ये डबल गवर्नमेंट को खत्म किया जाए। ठीक, दूसरा क्या कि इस डबल गवर्नमेंट के होने की वजह से एक अननेसेसरी जो है एक्सपेंस हो रहा है, खर्चे हो रहे हैं। भाई इसके भी मेंबर्स की अपनी सैलरी है, इनके भी मेंबर्स की अपनी सैलरी है, इनकी सैलरी इतनी ज्यादा हो जा रही है कि खर्चे बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं। तो इसलिए ये डबल गवर्नमेंट को पहले तो खत्म किया जाए, इस प्रकार की डिमांड आती है। फिर दूसरी डिमांड क्या आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है इंडिया में इसको एकदम खत्म किया जाए और ब्रिटिश गवर्नमेंट का पोजीशन आ जाए। मतलब अब इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल करे, ना कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करे। तो ये एक दूसरी डिमांड चलती है मार्केट में। तीसरी डिमांड जो आती है वो ये आती है कि इंडियंस जो हैं, अब हमारे यहां भी कुछ पढ़े लिखे इंडियंस थे उस टाइम, तो वो डिमांड करते हैं कि इंडियंस को अपने ओन अफेयर्स, अपने जो छोटे मोटे अफेयर्स हैं इसमें भी अपना मैनेजमेंट करने की राइट दी जाए। हमारे भारत के जो पढ़े लिखा वर्ग था, कम था, लेकिन जो भी था वो ऐसी डिमांड करने लगा कि यार इंडियंस हैं हम लोग, हमको कम से कम कुछ तो राइट आप दीजिए ना कि हम अपने कल्चर को, अपने जो भी ट्रेडिशंस है उसको हम अपने तरीके से मैनेज कर सकें। हम नहीं कह रहे हैं कि आप हमें पूरा का पूरा सरकार चलाने को दे दीजिए, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत। तो इंडियंस डिमांडेड फॉर मैनेजमेंट ऑफ ओन अफेयर्स, कि छोटे मोटे जो भी हमारे अफेयर्स हैं वो क्या हो कि वो आप हमें दे दीजिए करने के लिए। चौथी डिमांड ये उठी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है
गवर्नर जनरल, वो गवर्नर ऑफ बंगाल भी है। लोग कहने लगे क्या कि जो गवर्नर, क्यों? क्योंकि जैसे जो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में उसको गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, और 1833 में उस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो ये कहा जाने लगा कि अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डिफेक्टो गवर्नर ऑफ बंगाल है तो वो क्या करेगा कि वो कहीं ना कहीं से और जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, ब्रिटिश प्रोविंस जैसे मान लीजिए आपका मद्रास हुआ, बॉम्बे हुआ, ठीक, यहां के जो गवर्नर है इससे ज्यादा पावर है इसको, और ये है बंगाल का गवर्नर, तो ये कहीं ना कहीं फेवर करेगा बंगाल की इकोनॉमी के लिए। अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जैसे मोदी जी हैं, तो मोदी जी का ऑफिस कहां है? मोदी जी का ऑफिस है दिल्ली में, पीएमओ दिल्ली में है। तो पीएमओ जब मोदी जी का दिल्ली में है तो आप देखेंगे कि मोदी जी मार तड़ातड़ एकदम बनवा रहे हैं सेंट्रल विस्टा। पीएमओ ऑफिस पूरा बढ़िया से डेकोरेटेड है, कर्तव्य पथ बन गया है, शानदार डेवलपमेंट करा रहे हैं दिल्ली में। ठीक, दिल्ली के बाद अगर देखा जाए तो मोदी जी बनारस से इलेक्टेड एमपी हैं, तो बनारस में विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, बन चुका है, इवन टोक्यो बनाएंगे मोदी जी बनारस को। तो कहने का मतलब क्या है कि मोदी जी बनारस को क्यों फेवर कर रहे हैं? क्योंकि वहां से चुन के आ रहे हैं, और दिल्ली को इसलिए फेवर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट यहां पे करा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में इनका ऑफिस है। तो डिमांड ऐसी होने लगी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगर गवर्नर ऑफ बंगाल है तो वो कहीं ना कहीं बंगाल को ज्यादा फेवर करेगा, इसीलिए गवर्नर ऑफ बंगाल आप अलग करिए और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अलग होना चाहिए। तो इस प्रकार की भी डिमांड आने लगी। फिर इसी दौरान क्या होता है कि एक आता है गवर्नर जनरल जिसका नाम है डलहौजी, फेमस है ये डलहौजी। ये पागल रहता है, ये इसकी तुलना आप औरंगजेब से भी कर सकते हैं। हालांकि इसे फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कह के रिकमेंड किया जाता है कहीं कहीं पे, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक तगड़ा नशा था एनेक्सेशन का। इसने क्या किया कि इसने पंजाब और सिंध, यहां दोनों जगह के लोगों को पीट पाट के, जो लोग इसे रूल कर रहे थे पंजाब और सिंध को, इसको भी इसने एनेक्स करके और अपनी ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी में शामिल कर लिया। तो अब जब डिमांड ये होने लगी फिर कि जब पंजाब और सिंध भी अब अगर ब्रिटिश की टेरिटरी के अंदर आ गए हैं तो भाई इनको भी, इनसे भी रिलेटेड लॉज बनेंगी, इनको भी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देनी पड़ेगी कि ये भी इंडिया के, अब ब्रिटिश इंडिया के पार्ट हो गए हैं, तो इनके लिए भी फर्दर लॉज। तो इस प्रकार के तमाम जो रीजंस बने, इसका रिजल्ट जो आया वो ये आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर जितने भी ये रीजंस थे, इनकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट थी, वो ले करके आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक, उन सारे रीजंस की वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ले आती है, जिससे कि पिछले 33 के जो भी प्रोविजंस थे उनमें कुछ कुछ संशोधन किया गया।